बहनों भाइयों, जैसा हम अक्सर सुनते हैं, अनेकता में एकता, यही है हिंद की विशेषता। चाहे फिर हम भाषा की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, कृषि की बात कर लें या ऋतुओं की बात कर लें, पूरे विश्व में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसमें 3-4 तरह की ऋतुएं हमको देखने को मिलती हैं। बरसात, सर्दी, गर्मी, बसंत, ये सब ऋतुओं का आनंद हम लेते हैं सिर्फ भारत में। इसलिए हम कहते हैं कि अनेकता में एकता, यही है हिंद की विशेषता। लेकिन पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि पर्यावरण में बदलाव आ रहा है और इसके कारण जो ऋतुओं में एक संतुलन था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। क्या कारण है, किस तरह से इसे हम ठीक कर सकते हैं, हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है, या जो हमारे वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका क्या योगदान हो सकता है, इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। विषय इसका रहेगा पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का योगदान। और साथ हमारे आज जुड़े हैं डॉक्टर शिव प्रसाद। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय कौशिक। आप दिल्ली सरकार में प्रमुख हैं उद्यान के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। जी डॉक्टर साहब, तो पर्यावरण जब हम बात करते हैं तो पर्यावरण वास्तव में है क्या? देखिए, पर्यावरण हमारा उन सभी चीज़ों का समावेश है। इस पर्यावरण में हम रहते हैं, हम भी पर्यावरण का ही पार्ट हैं। देखिए, जितने भी हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, इसके अलावा हमारे पशु पक्षी है, जो हमारा खाने के सिस्टम, वो भी उन्हीं के पार्ट हैं। हम सब पर्यावरण के पार्ट हैं। इस पर्यावरण को हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको सहेज के रखें, हम इसका दोहन ना करें। अगर कहीं दोहन करने का कारण बनता है तो उतनी ही चीज़ों को हमें दोबारा समेट के इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि वो जो हमने प्रकृति से लिया है हम उसको वापस वो लौटा सके, और वो जो हमने कमी एक कर दी है उस एनवायरनमेंट में, उसकी क्षतिपूर्ति कर सके। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा है कि हम जो प्रकृति है, जो या कहें कि धरती हमारी माँ है, माँ मानते हैं हम धरती को, तो माँ से हम सिर्फ ले ही रहे हैं, देव से कुछ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हमें दायित्व जो है ना माँ के प्रति निभाना चाहिए। प्रकृति हमें देती है, बट हमें भी बदले में कुछ तो देना चाहिए। अब देखिए, आज के अगर इस अंधाधुंध युग में मैं कहूँगा, पेड़ों की कटाई हो रही है, और पेड़ों की कटाई होने के कारण आज टेम्परेचर, अभी आपने देखा होगा दिल्ली में 52.3 टेम्परेचर तक गया दिल्ली में, जो एक बहुत ही विनाशकारक हो सकता है। क्योंकि अगर आज इस टाइम में 52.3 हुआ है, तो आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसे हमारे पेड़ पौधे कटते रहे तो ये और भी बढ़ सकता है, और यही एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें वापस प्लांटेशन करना चाहिए, और प्लांटेशन भी ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ ज़्यादा करना चाहिए। जितनी हमारी नदियाँ हैं, दिल्ली के अंदर नाले घूम रहे हैं, वो बिल्कुल बैरन पड़े हुए या वो जंगली घासों से आच्छादित है। मैं कहता हूँ वहाँ हमें पेड़ लगाने चाहिए। और कई जगह मैंने ऐसे देखा है, जैसे डिफेंस कॉलोनी है, पीछे नाला बह रहा है और वो इतनी गंदी बदबू वहाँ से आ रही है, हम उसके दोनों जो किनारे हैं उसको हम पेड़ों से, लताओं से और झाड़ियों से उसको हम अगर प्लांटेशन कर दें, वो एक, और उसमें हम खुशबू वाले पौधे भी लगाए, पेड़ भी लगाए। क्योंकि हमारी बहुत सारी झाड़ियाँ ऐसी है जो 12 महीने, मतलब वो हम कैटेगराइज कर देते हैं उसको, मुराया एक्जोटिका है, या जिसको हम कामनी बोलते हैं, ओलिया फ्रेग्रेंस है, स्पेक्टेबलिस है, रात की रानी है, ये मोतिया है, ये ऐसी चीज़ें हैं। हम उस ट्रीज़ के, उन बुशेस के बीच में हमें उनको लगाना चाहिए, ताकि खुशबू भी आए। और पूरी पट्टी, मैं तो कहता हूँ किलोमीटर किलोमीटर एक कलर अगर गुलमोहर लगा दिया, आगे हमने अमलतास लगा दिया, फूल भी होने चाहिए। और हमारे जो भारतीय पेड़ है, पीपल है, बरगद है, इन चीज़ों को, नीम है, चीज़ों को हम बढ़ावा देना चाहिए। सेम मैं कहूँगा नदी के किनारे, वहाँ भी हमें इस तरह का प्लांटेशन करना चाहिए। नहर का किनारा, वहाँ भी हमें प्लांटेशन करना चाहिए। सड़कों के किनारे, इवन रेलवे जो ट्रैक है उसके किनारे, ये बहुत सारी चीज़ें, मिलिट्री के पास बहुत सारा एरियाज़ है, वहाँ हमें पूरा फॉरेस्टेशन करना चाहिए। और ये करने के बाद में आप देख लीजिएगा कि हमारा टेम्परेचर वहीं आ जाएगा, हमें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस चीज़ को फोकस करेंगे तो। डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात बताई है। डॉक्टर शिव प्रसाद जी से भी मैं पूछना चाहूँगा कि जो पर्यावरण की एक बात तो डॉक्टर साहब ने कही कि हमने पेड़ जो है अंधाधुंध काटे हैं, और जितनी अपेक्षा थी उतने हमने नहीं लगाए हैं। कहीं तो बिल्कुल नहीं लगाए हैं, कहीं लगाए भी हैं तो बहुत कम लगाए हैं। बिल्कुल। तो एक कारण तो समझ में आया कि पेड़ का कटना हो गया। इसके अलावा क्योंकि पर्यावरण जो प्रदूषित हुआ है, खराब हुआ है, उसका सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, एक कारण नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। तो आप क्या समझते हैं, और इसमें किस किस चीज़ का योगदान है? आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया, इसके अलावा वनों का तो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। और पर्यावरण जो आपका जिसमें बिखराव हो रहा है या उसमें कई गुणवत्ता में कमी आ रही है,
उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी प्रदूषण के प्रदूषित गैसें हैं और आपके प्रदूषणकारी पदार्थ हैं जो कि हम पर्यावरण में किसी न किसी माध्यम से हमारे इंडस्ट्री और मानवीय गतिविधियों से जाते रहते हैं, तो वो भी एक मुख्य कारण है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यहाँ कृषि वानिकी विशेष रूप से, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट साहब ने बताया कि तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने में अगर आप देखें तो कहीं न कहीं ग्रीन हाउस गैसें, जिसे हम हरित गृह गैसें भी कहते हैं, इनका भी योगदान बढ़ता जा रहा है। अगर हम कृषि वानिकी के पद्धतियों को, सिद्धांतों को अगर लाते हैं तो निश्चित रूप से हम ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, विशेष रूप से तापमान वृद्धि कम करना। इसके अलावा जो भूमि का संरक्षण है, जो कि भूमि भी धीरे धीरे हमारी उसकी भी गुणवत्ता गिरती जा रही है। अगर हम कृषि वानिकी या और इन पद्धतियों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण में हम जल, जमीन और हवा तीनों को समावेशित करते हैं, जो कि मिट्टी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कई बार मिट्टी की क्वालिटी प्रदूषण के कारण ही नहीं, बल्कि कई बार उसके बहने से भी होते हैं, जिसको हम भूमि कटाव भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पेड़ पौधों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जो भूमि की गुणवत्ता है उसको काफ़ी हद तक संरक्षित रख सकते हैं अगर कृषि वानिकी जैसे पद्धतियों का उपयोग करें तो। आपने कृषि वानिकी का जिक्र किया डॉक्टर साहब। कृषि वानिकी विस्तृत क्षेत्र है एक ना। कृषि वानिकी में क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं, कुछ और लगा सकते हैं, तो विस्तृत जानकारी आप दीजिए हमारे सुनने वालों को। जैसा कि कृषि वानिकी, कृषि और वानिकी दोनों का एक तरह से देखा जाए तो एक सम्मिलित रूप है, तो जिसमें कृषि और वानिकी, कृषि में हम विशेष रूप से कुछ फसलें उगाते हैं और वानिकी में आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनको उगाते, तो कहीं न कहीं ये एक तरह से इनका सम्मिलित रूप है। और जैसा कि आप कभी कभी गांव में विशेष रूप से आप देखे होंगे कि खेतों के किनारे, जैसे पंजाब और हरियाणा में पॉपुलर के ट्री बहुत सारे लगाए जाए, जो कि न पर्यावरण को फायदा पहुंचाते हैं, बल्कि उनसे जो किसानों को जो एक अच्छा इनकम भी प्राप्त होता है, तो उनके रोजगार का साधन भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये कृषि वानिकी जो सम्मिलित रूप से कृषि फसलों और जो पेड़ पौधे हैं उनका सामूहिक रूप से लगाना, ये न सिर्फ पर्यावरण के दृष्टि से बेहतर है, बल्कि आपके किसानों की आय बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान हो सकता है। और जो कहते हैं कि एक सूक्ष्म जलवायु जो है चाहिए फसलों के लिए जहाँ आप रह रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं अगर आप पेड़ पौधे अपने फसल या अपने खेती में सम्मिलित करते हैं तो उसको भी सुधारती है और आपके फसल के लिए भी संरक्षण का एक काम करती है। डॉक्टर अजय कौशिक, क्योंकि आप उद्यान के हेड हैं दिल्ली सरकार में, बहुत सारे उद्यान आपके अंडर में आते होंगे। दिल्ली में अगर हम देखें, थोड़ा कई साल पहले की बात करें, हैं सड़कों के किनारे पे जी, या जो पार्क हैं, गार्डन है, उद्यान है, जी, उनके आसपास हम नीम पीपल के पेड़ बहुत देखते थे। जी, हैं जी। आज कल वो नहीं दिखाई देते, उसकी जगह दूसरे पेड़ों ने ले लिया। क्या कारण है और इसका क्या लाभ है? क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या सोच क्या रही है इसके पीछे? जबकि कहते हैं कि पीपल जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। जो हमारे भारतीय पेड़ है उसमें पीपल, बरगद, नीम और हमारी और बहुत सारी किस्में हैं जी। तो उसके ऊपर दोबारा जो सरकार है दोबारा उस पर जोर दे रही है कि आप अपने भारतीय पेड़ों को ज़्यादा प्रमुखता दो, क्योंकि उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। बाहर के जो हमारे थोड़े से सेंसिटिव प्लांट्स हैं उनको थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा जो प्लांटेशन की बात है, वाकई अब प्लांटेशन अगर हमारा प्रॉपर तरीके से हो जाए, ट्री प्लांटेशन, हमारी झाड़ियों का प्लांटेशन, हमारे जितनी लताएं हैं उनका प्लांटेशन, तो जो आज हम एसी यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, एसी जो यूज़ करते हैं अपने घरों में, अगर वो प्रॉपर तरीके से हम उसको कंट्रोल कर ले तो आपको ना एसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना गाड़ी में पड़ेगी, ना आपको घर में पड़ेगी, और हमारा पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा। नहीं तो अगर हम इसी तरह इस रास्ते पर चलते रहे, ये एसी भी एक दिन काम करना बंद कर देंगे। और वो सोच के देखिए उस दृश्य को कि जिस दिन एसी काम करना बंद कर देंगे हमारा क्या हाल होगा, हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा फिर।
तो हमारी जो एक सुरक्षा है हमारे अपने हाथ में है। हमारे दायित्व है अपने समाज के प्रति हमें खुद जागरूक होना चाहिए। सरकार को दोष देना बिल्कुल गलत है। हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर हमारे घर के सामने भी कुछ जगह खाली पड़ी है, वहाँ आप देखिए, अगर वहाँ पेड़ लगाने की जगह तो पेड़ लगाइए। मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है छोड़िए, आपको हमारी टॉल बुशेज है, हमारी मीडियम बुशेज है, हमारी ड्वार्फ बुशेज है, वो भी पर्यावरण में योगदान देगी ना। तो आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी अगर बुश भी नहीं लग सकती, आप बेल लगाइए। बेल लगाने से भी जो आपको खुशी मिलेगी और जो आपको ग्रीनरी मिलेगी वो भी, अगर आपकी दीवार के ऊपर बेल फैली हुई है, डायरेक्ट सनलाइट से आपको दीवार को बचाएगी, डायरेक्ट सनलाइट से आपकी दीवार गर्म नहीं होगी, आपका बिजली का बिल कम आएगा, तो आपका एसी भी मेरे ख्याल में उतना घंटे कम चलाएंगे। इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। हमें बहुत बारीकी से इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ये समय है, अभी भी हमें संभल जाना चाहिए, नहीं तो फिर समय भी नहीं मिलेगा सचेत होने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे बीच में आपने भी जिक्र किया था कि ऐसे पौधे भी लगाए जा सकते हैं जिनसे आमदनी भी हो, और आमदनी खासतौर पे हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ काम करें, आमदनी उनकी बढ़े। बिल्कुल। तो कौन कौन से ऐसे कृषि वानिकी के अंतर्गत वो पेड़ लगा सकते हैं जो इनकम भी दे और वो धंधे पे भी लगे रहे, दूसरा पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे? जी, अभी आपने देखा होगा आजकल मियावाकी फॉरेस्टर्स के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट भी एंड प्राइवेट सेक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान दे रहे हैं, और मैं कहता हूँ अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि कम टाइम में आपको कॉम्पैक्ट, आपको डेंस फॉरेस्ट तैयार करना है। 3 साल के अंदर अंदर वो खुद अपने ऊपर ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, उसको पानी वानी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम उसमें बहुत पास पास ट्री प्लांटेशन करते हैं, बहुत पास पास हम बुशेज लगाते हैं, बहुत पास पास उस ट्री के साथ में, ताकि वो ट्री की लताएं जो है ना उसके ऊपर झूम के चलते रहें, पेड़ पे चढ़ जाए। मैं कहता हूँ हमें, अगर आपने बात रोजगार की है जी, जरूरी नहीं है, अगर हमें अपने ग्रीन एरिया को बढ़ाना है तो हम बहुत सारी एरियाज में अपने फ्रूट ट्रीज के हम ऑर्चर्ड भी लगा सकते हैं, जहाँ से हमारे बेरोजगार भाई, अगर मैं कहता हूँ कि डिग्री एग्रीकल्चर किया है किसी ने, फॉरेस्ट्री में किया है, तो उन सब के लिए मैं कहता हूँ रोजगार का बहुत अच्छा अवसर है। थोड़ा सा तकनीकी रूप से काम करें। मैं कहता हूँ अगर जिस एरिया में अमरूद अच्छा चलता है, जिस एरिया में चीकू अच्छा चलता है, जिस एरिया में आम अच्छा चलता है, जिस एरिया में संतरा अच्छा चलता है, जिस एरिया में हमारी जामुन चलती है, मैं कहता हूँ उस एरिया वाइज वहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर साहब बहुत जगह जगह, उनसे सलाह लीजिए, उनसे सलाह ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जैसे हम लोग बैठे हुए, हमसे सलाह ले सकते हैं। बहुत लोग बैठे सलाह देने के लिए, बट सलाह लेने वाले कोई आता ही नहीं ना, किसी का ध्यान नहीं। हमें ध्यान को फोकस करना होगा लोगों का कि आप इस चीज को अपना रोजगार का माध्यम भी बना सकते हैं। ठीक है, गेहूं उगाइए, बट फ्रूट ट्रीज भी उगाइए। करौंदा है, एक झाड़ी तो है, वो लगाइए। करौंदा का देखिए आप कितना अच्छा रेट मिलता है और बहुत अच्छी डिमांड है। तो इन सब चीज़ों को यूज करके हम इसको रोजगार का साधन बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है सर कि आज बहुत सारे पेड़ पौधे, विशेष रूप से आप देखिए तो पॉपुलर एक ऐसा पेड़ जिससे माचिस की तीली जो है इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक उसकी डिमांड है। तो जैसे कि हमने बताया कि आप कृषि खेती के साथ अगर आप मेड़ों पे, जैसे कि पंजाब हरियाणा में काफ़ी प्रैक्टिस चल रही है, तो हमारे जो उद्योग हैं के लिए जो कच्चा माल चाहिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं उनको, जैसे रबर का खेती है। कई बार किसान रबर की खेती के लिए विशेष रूप से साउथ इंडिया में काफ़ी हद तक वो प्रचलित है। तो इस तरह से रोजगार के साधन भी सृजित किए जा सकते हैं। और जहाँ भी पेड़ पौधे हैं, विशेष रूप से अभी नवीन जानकारी मिली है कि पेड़ पौधों होने से वातावरण का टेम्परेचर भी डाउन होता है, तो आपको काम करने के लिए जो वहाँ का वातावरण भी है वो भी आपके अनुकूल हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे लाभ हैं। डॉक्टर साहब, अच्छी बात आपने कही है। मेरे दिमाग में कई और सवाल भी हैं शहरों को लेके खास तौर पे, वो भी मैं करूँगा। लेकिन जैसे हम अब देख रहे हैं कि मरुस्थलीकरण जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसका क्या कारण और कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जब हम ट्रीज को काटेंगे तो मरुस्थल तो बन ही जाएगा ना। हमें ट्रीज को नहीं काटना है, काटना है तो फिर लगाइए। आप शीशम, आप सागौन, आप साल, ये इमारती लकड़ी है, आप इनको भी उगाइए ना। टाइम से जब ये मैच्योर होते हैं उसके बाद पहले उसको दोबारा प्लांटेशन कर देना चाहिए, उसके बाद उसको काट लेना चाहिए। ये भी तो एक हमारा इनकम है।
वहाँ से। और ये इतना अच्छा इनकम है कि बहुत महंगी लकड़ी हो चुकी है। आज मैं देखा हूँ कि बेचारे गांव में गरीब आदमी अपनी लकड़ी के दरवाजे नहीं लगवा सकते, इतना महंगा हो चुका है। वो यही तो कारण है। अगर हम सब इसके ऊपर सोचेंगे तो हमारे भाई जिनके बहुत रोजगार अच्छा नहीं है या उनकी इनकम अच्छी नहीं है, वो भी अपने घर में लकड़ी के दरवाजे लगा सकते हैं। प्लांटेशन, ट्रीज, बुशेज एंड ये हमारे क्लाइंबर्स ये सब लगाएंगे तो मरुस्थलीकरण खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर जो हाई जा रहा है वो कम हो जाएगा, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, हर तरह से हमें खुशी भी मिलेगी। उसके अंदर देखिए जितने हमारे जीव जंतु है उनको भी आश्रय मिलता है उसके अंदर रहने के लिए। नहीं तो आज क्या है, आप हम पूरा एरिया साफ कर दिया तो वहाँ के जीव जंतु बेचारे कहीं जाकर छुपेंगे कहाँ। आज देखिए अब तेंदुआ घर में आ जाता है, क्यों आ रहा है? जब हमने फॉरेस्ट छोड़ा ही नहीं है। जब हमारे पास फॉरेस्ट नहीं है तो तेंदुआ घर में ही आएंगे ना फिर पानी पीने के लिए। हमें प्रॉपर उनका ध्यान रखना चाहिए, पानी का हमें एक पौंड भी बनाना चाहिए। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम चलेंगे तो हमारा टेम्परेचर भी कम होगा, हमारी मृदा का संरक्षण भी होगा, सब कुछ हम मेरे ख्याल में वातावरण जो हमारा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर इसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे और भुगतते रहेंगे। दूसरी चीज ये भी है सर कि विशेष रूप से आप देखिए तो पेड़ पौधों का योगदान हमारे मानसून में, विशेष रूप से बारिश में पेड़ पौधों का योगदान बहुत है। विशेष रूप से राजस्थान में कुछ ऐसी एरिया था जहां बारिश न होने के कारण पूरी जमीन सूखते सूखते पेड़ पौधे मरुस्थल बन गई। तो निश्चित रूप से आप कहिए कि अगर पेड़ पौधे आप लगाते हैं तो एक मानसून भी क्रिएट होता है और उस एरिया में आपको बारिश होने की संभावना, विशेष रूप से बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे। अगर आप पेड़ पौधों की कटाई करते हैं तो निश्चित रूप से उस एरिया में जो है मरुस्थलीकरण होने की संभावना बढ़ती जाती है। अगर बारिश नहीं होती है तो उसमें पेड़ पौधे आप स्वतः खत्म हो सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अगर हम उन एरिया में पेड़ पौधे लगाएं तो उससे बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है और मरुस्थलीकरण कम होने के साथ साथ आप मृदा को संरक्षित कर सकते हैं और मृदा का स्वास्थ्य भी डॉक्टर साहब मेरे को लगता है कि ज्यादा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक और कारण जो मैं देख रहा हूँ आजकल जो हम नगर महानगर देख रहे हैं उसमें प्लॉटिंग सिस्टम, इवन मैं देख रहा हूँ कि बाहर जाइए आप पेड़ कट रहे हैं वो सब प्लॉटिंग कर रहे हैं, मतलब कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। ये सबसे भयंकर रोग हमारे इंडिया में लग चुका है। ये हमें इसको एक बैलेंस करना होगा क्योंकि गांव से लोग निकल के आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, उनको जगह तो चाहिएगी। तो वो सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। फॉरेस्टेशन अगर हमारा कम होगा तो ये भी एक कारण बन रहा है इस चीज़ का। मेरे दिमाग में यही था कि शहरों में जब इस कदर भीड़ बढ़ती जा रही है, कंक्रीट के जंगल जैसे आपने कहा हो रहे हैं, क्योंकि आप हैं शहर में, काम कर रहे हैं शहर में, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित करके हम पेड़ पौधे हम भी लगा सकते हैं, सरकार भी लगाए और जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज है वो भी उनका उपयोग कर सकती है लगाने के लिए पेड़। मैं कहता हूँ सड़कें, केवल नाम सड़क है बट सड़कें हमारे जीवन में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। सड़कों को हमें पेड़ से, झाड़ियों से, लताओं से इस तरह आच्छादित कर देना चाहिए कि जो हमारा पक्का एरिया है उसका रिफ्लेक्शन को बिल्कुल जीरो कर दें, उसके ऊपर छाए रहे। इसके अलावा हम चले जाते हैं आज डीडीए का या वो प्राइवेट सोसाइटी के फ्लैट, हमारे जब ऊपर देखेंगे तो आज गगनचुंबी इमारत देखने को मिलती है और उनकी जो दीवारें हैं उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है। मैं कहता हूँ वहाँ क्या करें, हम पेड़ तो लगाए बाउंड्री के साथ में, बट जो फ्लैट की जो दीवारें हैं वहाँ पे हर जगह क्लाइंबर लगाए। उसका एक प्रोविजन छोड़ना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डीडीए काम कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है। अगर आपने 20 मंजिल भी बनाए हैं वो क्लाइंबर 20 मंजिल तो चला जाएगा। बोगनविला बहुत रफ्टफ प्लांट है और उस एरिया को पूरा कवर कर लेगा। इसके अलावा मैं कहता हूँ जिसके पास टेरेस है, टेरेस गार्डन में आप अंगूर की बेल लगाइए बड़े गमले में लगा दीजिए, आप उसको आपस में बैम्बू या किसी पाइप के थ्रू बांध दीजिए और वो अंगूर की बेल उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। आपकी छत का जो टेम्परेचर है उसको बिल्कुल जीरो कर देगा। और देखिए एक और फायदा है कि जब आपको धूप चाहिए तो पत्ते छोड़ देता है सर्दी में, जब आपको छाया चाहिए तो गर्मी में उसके पत्ते आ जाते हैं। तो आपका एज ए नेचुरल ग्रीन हाउस का काम करेगा, मतलब टेम्परेचर को डाउन करेगा। ये भी एक हमारा इसमें पॉइंट होना चाहिए। अब हम देहात की तरफ चलते हैं। हमें खेतों के रास्ते पे दोनों तरफ जो हमारा रास्ते के साथ वाला एरिया है वहाँ भी हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। इसके अलावा गाँव में कम से कम 4-5 जोड़ होते हैं, वहाँ गांव में उनके पशु को नहलाने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए उनके जो पशु होते हैं तो वहाँ लेके आते हैं। तो वहाँ उस जोहड़ के किनारे को चारों तरफ से ट्री से इतना आच्छादित कर देना चाहिए। जोहड़ के साथ में समतल एरिया भी होता है, वहाँ भी हमें झाड़ियाँ हैं उसका प्लांटेशन करना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो बेल है उसको प्लांटेशन करना चाहिए। एक और चीज़ का फ़ायदा ये मैं आपको बताता हूँ कि जोहड़ के किनारे जब हम फूल के पेड़ लगाते हैं तो वो फूल हमारे पानी में दिखाई देते हैं, वो भी एक अलग विहंगम दृश्य बन जाता है।
इसके अलावा मैंने गांव में देखा पंचायती जगह बहुत होती है, बिल्कुल बंजर पड़ा रहता है। उस एरिया को हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, गांव प्रधान से मिलके या जो भी हमारे एग्रीकल्चर जो ऑफिसर्स है कस्बे में, हमारे जिले में, उन सब से हमें बात करके गांव वालों को ही आगे बढ़ के उसमें भी फॉरेस्टेशन करना चाहिए। फॉरेस्टेशन उसके अंदर करेंगे तो मैं कहता हूँ गांव की भी आबो हवा जो बिगड़ रही है आज का डे बाय डे, क्योंकि गांव में भी आजकल बहुत कंक्रीट ऐसा खड़ा कर दिया, जो हमारे नेचुरल पहले कच्चे घर हुआ करते थे सब किसी कंक्रीट में बदल कहाँ गया। कच्चे रहे, अब सब पक्के हो चुके हैं। और इसमें तो डॉक्टर साहब मेरे को टेम्परेचर- लगता है युवाओं की भूमिका अहम रहेगी। बिल्कुल, जितने हमारे बिल्कुल, युवा हैं बिल्कुल। वो आगे बढ़ के आए, ज्यादा से कहता ज्यादा हूँ- पेड़ पौधे। मैं कहता हूँ जो बच्चा छठी क्लास में चला गया उसको काफी समझ होती है। हाँ, इसमें जो है सबको मिल करके काम करना चाहिए, शहरों से लेके और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण को सुधारने के लिए कृषि वानिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो हमारे जितने भी नौजवान हैं, जितने भी देशवासी हैं, चाहे वो शहर में हैं, गांव में हैं, वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो सबकी भागीदारी इसमें बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। डॉक्टर शिव प्रसाद जी, डॉक्टर अजय कौशिक जी, आप परिचर्चा में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।